हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। अध्याय 2691 द फायर पावर ऑफ द ड्रीमर। 5 प्राचीन सभ्यताओं के बचे हुए 100 से अधिक लोग स्पेस सूट्स पहने हुए पागलों की तरह ड्रीमर पर हमला करने लगे। वे पहले वाले युद्धपोतों वॉरशिप्स की तरह कमजोर नहीं हैं। ये 5 साम्राज्यों की प्राचीन सभ्यता का असली तुरुप का पत्ता ट्रम्प कार्ड है। पूरी जाति के संसाधनों से निर्मित एक उच्च स्तरीय लड़ाकू बल केओस। गुशान ने गुस्से में झंग यी का नाम पुकारा। उसकी आवाज संचार चैनल कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से उग्रता से गूंज रही थी। मैं तुम्हें निश्चित रूप से मार डालूंगा। झंग यी ने अपने मुंह के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाया। उनकी नजर अपने सामने प्राचीन सभ्यता के 100 से अधिक शीर्ष लड़ाकों पर पड़ी और उन्होंने धीरे से एक वाक्य कहा। शुरू से अंत तक आपको लगा कि आप मेरी और पूरे तिएनहाई सिटी की ताकत का बहुत गंभीर आकलन कर रहे हैं, लेकिन मुझे खेद है, आप मेरी क्षमताओं या मेरी टीम की क्षमताओं के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानते। झंग यी ने धीरे से अपने हाथ से तलवार उठाई। स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट ने तारों भरे आकाश में एक अत्यंत पतली रेखा खींची, जिसके ब्लेड के चारों ओर अनगिनत छोटे चांदी सफेद प्रकाश बिंदु जमा होते हुए प्रतीत हो रहे थे। वे फुसफुसाए, आओ निराशा महसूस करो। कोई मजाक नहीं था, कोई चिल्लाना नहीं था, यह सिर्फ एक स्थिर वाक्य था। लेकिन उस क्षण हमला करने वाले सैकड़ों शक्तिशाली आंकड़ों में से किसी का दिल बेवजह धड़क गया। 5 कबीलों के शीर्ष विशेषज्ञ 100 से अधिक बिशप्स और उससे ऊपर के स्तर के लोगों का नेतृत्व करते हुए हर दिशा से ड्रीमर की ओर झपटे। वे टूटे हुए युद्धपोतों के मलबे के बीच से रास्ता बनाते हुए उन्हें स्प्रिंगबोर्ड्स के रूप में इस्तेमाल करते हुए सैकड़ों किलोमीटर दूर ड्रीमर की ओर पूरी गति से बढ़े। उनके पीछे लपटे और मुड़ी हुई धातु थी जो अभी तक विस्फोट से पूरी तरह बुझी नहीं थी। उनके सामने वो विशाल ह्यूज जहाज खड़ा था जो तारों भरे आकाश में चुपचाप लटका हुआ था, जैसे ब्रह्मांड के आर पार एक तीखा ब्लेड हो। प्रत्येक व्यक्ति का कवच आर्मोर पूरी शक्ति से काम कर रहा था। सेलेस्टियल्स के पंख खुल गए। फैंगवुल्फ क्लैन के ऊर्जा वाले दांत एक ठंडी रोशनी के साथ चमक उठे। आयरनक्लैड ट्राइब का भारी कवच एक चलते फिरते किले की तरह है। टाइटन्स प्राचीन प्रतीकों रून्स और रोशनी से ढके हुए थे। ज़ेपेन क्लैन का युद्ध कवच भारी नहीं लग रहा था, लेकिन छाती पर रस्सी के पैटर्न घूम रहे थे, जैसे कि वो किसी भी समय किसी निषिद्ध द्वार को खोल सकता हो। अंदर हमला करो और उस जहाज पर कब्जा कर लो, कोई दांत पीसकर चिल्लाया। अब उनके जीवित रहने का यही एकमात्र रास्ता है, अन्यथा यदि वे इस उजाड़ ब्रह्मांड में खो गए तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। संचार चैनल के माध्यम से आवाज गूंज उठी, जिसने सूट की चेतावनी टोन और मलबे के फटने की आवाज को दबा दिया। उनका लक्ष्य स्पष्ट है। वे पहले ही एंटीमैटर प्लैनेट डिस्ट्रॉयर की शक्ति देख चुके थे। जब तक ड्रीमर झंग यी के हाथों में है, 5 जातीय समूहों के पास पासा पलटने का कोई मौका नहीं है। हालांकि एंटीमैटर स्टार डिस्ट्रॉयर कैनन जल्दी चार्ज नहीं होती है। ये अंतरिक्ष यान पर हमला करने के लिए तो ठीक है, लेकिन एक अकेले जीवित प्राणी पर निशाना लगाना बहुत कठिन है। केवल इस जहाज को जब्त करके ही वे जीवित रहने के अधिकार के बारे में बात कर सकते हैं। उनके पास 100 से अधिक शीर्ष स्तर के लड़ाके हैं और उनके लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना कम नहीं है। बस ये देखें कि कैसे कुछ छोटी नावें 10,000 टन के मालवाहक जहाज को हाईजैक कर सकती है। झंग यी ड्रीमर के पिछले हिस्से पर अकेले खड़े थे। उनके पैरों के नीचे भारी काला डेक फैला हुआ था। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र ग्रेविटेशनल फील्ड को अत्यंत निचले स्तर पर समायोजित कर दिया गया है, जिससे ये स्थान
अंतरिक्ष के शून्य वैक्यूम के करीब हो गया है। झंग यी ने अब स्थानिक क्षमताओं स्पेशल एबिलिटीज में महारत हासिल कर ली है, इसलिए वो अंतरिक्ष में भी स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। आखिरकार उन्हें अब चलने, दौड़ने या उड़ने की जरूरत नहीं है। जब तक उनकी इच्छा है, वो लीमू बाउंडलेस रियल्म के 5 किलोमीटर के दायरे में अंतरिक्ष को संकुचित और विस्तारित करके टेलीपोर्ट कर सकते हैं। सफेद शाही कवच उनके शरीर पर लिपटा हुआ था और कवच की सतह पर विश्वास के काले पैटर्न दूर के तारों की रोशनी से सक्रिय होते प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने एक हाथ में तलवार पकड़ी थी, जबकि दूसरा उनके पास लटका हुआ था। उनकी उंगलियां धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे सितार बजा रही हों, जो एक मजबूत हत्या के इरादे के साथ भव्यता बिखेर रही थी। स्वॉर्ड जजमेंट लंबी और संकरी है, जिसका ब्लेड अत्यंत पतला है। इस नीले तारों वाले गलियारे के किनारे पर यह उल्लेखनीय रूप से सरल, यहां तक कि कुछ हद तक साधारण दिखाई देती है। सैकड़ों प्रकाश किरणें चारों दिशाओं से आ रही थी। पोर्ट होल से बाहर देखने पर यह शीर्ष शिकारियों का एक तूफान है। सैकड़ों विश्व स्तर के योद्धा और 5 नाइट स्तर नाइट लेवल के योद्धा। कोई भी ग्रह सभ्यता जो इस दृश्य को देखेगी, शायद तुरंत आत्मसमर्पण कर देगी। झंग यी बस शांति से देखते रहे। ड्रीमर के रक्षात्मक बल क्षेत्र डिफेंसिव फोर्स फील्ड ने उनके पीछे प्रकाश का एक चाप खड़ा कर दिया। प्रकाश का पर्दा बाहर की ओर फैल गया, जिसने पूरे युद्धपोत को घेर लिया, जिससे ये ऊर्जा कवच द्वारा संरक्षित एक स्टील ग्रह जैसा दिखने लगा। उन पर हमला करने के लिए इन लोगों को पहले ड्रीमर के रक्षात्मक बल क्षेत्र को तोड़ना होगा। 5 कबीलों के बिशप तेजी से आगे बढ़ रहे थे। वे पहले ही रक्षात्मक बल क्षेत्र के महत्वपूर्ण किनारे में प्रवेश कर चुके थे। पूरी ताकत लगा दो, हेवनली क्लैन की खाली गहरी आवाज ने आदेश दिया। पहले रक्षात्मक बल क्षेत्र में एक छेद करो। एक पल में तारों वाले आकाश में हर तरह के हमले होने लगे। सेलेस्टियल्स के प्रकाश भाले उल्का वर्षा की तरह गिरे। फैंगवुल्फ क्लैन की ऊर्जा तरंगे भेड़िए के दांतों के आकार की शॉकवेव्स में बदल गई। आयरनक्लैड जाति की भारी तोपें शून्य में गरज उठीं, रोशनी की लंबी कतारें छोड़ गई। टाइटन्स और जेपन्स के पास और भी जटिल ऊर्जा संरचनाएं, जो हर आयाम से रक्षात्मक बल क्षेत्र को चीर रही है। 100 से अधिक विश्व स्तर के योद्धाओं ने संयुक्त हमला शुरू किया। ब्रह्मांड के अंधेरे में उन्होंने एक विशाल ऊर्जा जाल को एक साथ जोड़ा और उसे ड्रीमर पर फेंक दिया। प्रभाव से ड्रीमर का रक्षात्मक बल क्षेत्र थोड़ा दब गया। लाइट स्क्रीन पर दिखाई देने वाली लहरें उभरी। ऊर्जा का स्तर थोड़े समय के लिए बेतहाशा उतार चढ़ाव भरा रहा, लेकिन स्थिर रहा और जल्दी से ठीक हो गया। इस दृश्य ने सभी जातियों के शक्तिशाली योद्धाओं को हक्का बक्का कर दिया। क्या भयानक रक्षात्मक शक्ति है! ये कैसे संभव है? ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि इन शीर्ष लड़ाकू बलों की संयुक्त मारक क्षमता फायर पावर उनके द्वारा कमान किए गए युद्धपोतों की तुलना में कहीं अधिक है। हालांकि इस हमले ने ड्रीमर की सुरक्षा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, जिससे कई लोग थोड़ा असहज महसूस करने लगे। ये किस तरह की तकनीक है? मैंचूस की तकनीक इतनी उन्नत नहीं होनी चाहिए। यहां तक कि हमारे पास भी इस तरह की तकनीक नहीं है, किसी ने सदमे में कहा। उन्हें लगा कि उन्होंने झंग यी और ड्रीमर को पर्याप्त महत्व दिया है। हालांकि मनुष्य अपनी धारणा से परे चीजों की कल्पना नहीं कर सकते। अपनी सभ्यता के स्तर के आधार पर उन्होंने तियनहाई की सभ्यता के स्तर का अनुमान लगाया। उन्होंने पहले सोचा था कि झंग यी अंतरिक्ष से जो तकनीक वापस लाए हैं, वो 2 साल से अधिक समय में उनके मुकाबले केवल थोड़ी मजबूत हो सकती है। हालांकि हमने कभी यह क्लैन का हेवनली पैलेस या सैंड रेडर सभ्यता का हेवनली टावर नहीं देखा है, और ये कल्पना करना तो दूर की बात है कि झंग यी ने तियनहाई के सभ्यता स्तर को कितना भयानक रूप से ऊंचा विकसित किया था, यानी उनके स्तर से कहीं आगे। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं तुम्हारी सुरक्षा को नहीं तोड़ सकता,
चलो फिर से कोशिश करते हैं। कोई दहाड़ा और फिर से आगे बढ़ा। वे जानते थे कि जब तक वे इस सुरक्षा को तोड़कर करीबी मुकाबले के लिए जहाज में घुस सकते हैं, उनके पास झंग यी को कुचलने का मौका होगा। चैप्टर 2692 दी फायर पावर ऑफ द ड्रीमर 2। झंग यी ने 100 से अधिक शीर्ष विशेषज्ञों पर नजर डाली। रक्षात्मक बल क्षेत्र, डिफेंसिव फोर्स फील्ड पर उनके संयुक्त हमले के कारण होने वाली हल्की लहरों को महसूस किया और उनके होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। क्या आप हैरान हैं? लेकिन आपने मुझे बहुत निराश किया है, क्योंकि मैं कुछ गलत होने को लेकर चिंतित था। इसलिए मैंने ड्रीमर में इतने संसाधन झोंक दिए हैं जो 2 से अधिक व्हाइट नाइट लेवल सुपरह्यूमन्स के संयुक्त हमले का सामना करने के लिए पर्याप्त है। तो आपने केवल इतने ही लोग भेजे? ये वास्तव में बहुत सुखद नहीं है। उसी क्षण झंग यी ने अपने हाथ में तलवार उठाई। धीरे से अपना हाथ उठाया। हरकतें धीमी है, यहां तक कि यह भी कहा जा सकता है कि वे कुछ हद तक आलसी है। लेकिन तारों भरे आकाश में जिस क्षण वो तलवार की रोशनी चमकी, सबका दिल बैठ गया। तलवार की धार उठाई गई। उनके नजरिए में सैकड़ों विश्वस्तर, बिशप लेवल के योद्धाओं के रास्ते रेखाओं में सरल हो गए। उनकी गति, स्थिति, ऊर्जा का उतार चढ़ाव और हमले के रास्ते सभी घनी गुंथी हुई डोरियों में बदल जाते हैं, जो एक जटिल, लगभग पागलपन भरा त्रिआयामी संगीत स्कोर, 3 डायमेंशनल म्यूजिकल स्कोर बनाते हैं। डायमेंशनल स्ट्रिंग सॉल्यूशन। उन्होंने धीरे से ये शब्द बुदबुदाया, तलवार की धार के एक हल्के झटके के साथ। उस पल में ब्रह्मांड मानो म्यूटेड हो गया था। बिशप के सभी हमले की किरणों ने एक ही समय में अपनी आवाज खो दी। रोशनी जारी रही, लेकिन रोशनी भी एक धड़कन धीमी लग रही थी। एक अदृश्य घेरा ड्रीमर के बाहर से फैलता है। वो झंग यी पर केंद्रित एक आयामी क्रॉस सेक्शन, डायमेंशनल क्रॉस सेक्शन है। जहां भी ये पहुंचा, सभी आयाम अस्थायी रूप से सबसे सरल डोरी में चपटे हो गए। अगले ही सेकंड में ये डोरियां एक साथ टूट गई। सैकड़ों विश्वस्तर के विशेषज्ञ अपनी जगह पर जम गए। इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हो रहा है, उन्होंने महसूस किया कि उनके युद्ध सूट, रक्षात्मक क्षेत्र, हड्डियां और मांस सभी जबरन एक पतली रेखा में खिंच गए हैं। अचानक दुनिया 2 भागों में बंटी हुई दिखाई दी। उन्होंने देखा कि उनके शरीर को हल्के से छूकर गुजरा गया है। कोई भयानक ऊर्जा विस्फोट नहीं हुआ, कोई चीख नहीं थी, केवल एक प्रकार का विच्छेद, डिस्कनेक्शन था जिसका वर्णन करना कठिन है। फिर ब्रह्मांड अपनी मूल आवाज में लौट आया। 100 से अधिक आकृतियां एक साथ बिखर गई, एक परिष्कृत खिलौने की तरह जिसे अलग कर दिया गया हो, अनगिनत छोटे हिस्सों और मांस के टुकड़ों में टूट गया हो। वे टुकड़े शून्य में लुढ़कने और टिमटिमाने लगे। उनके अवशेष ऊर्जा कवच बुझने से पहले एक पल के लिए काम करते रहे। वे आतिशबाजी के एक चकाचौंध भरे लेकिन निर्जीव प्रदर्शन में फट गए। विश्वस्तर के योद्धा के पास भागने का समय भी नहीं था। इससे पहले कि उसका नाम आयामी डोरी विक्टन, डायमेंशनल स्ट्रिंग डिसोल्यूशन के बाद के झटकों से मिटा दिया गया। ये स्टारी स्काई कॉरिडोर का किनारा है जहां आयाम अस्थिर है। ऐसी जगहों पर मिटाए जाने के बाद पूर्ण निशान छोड़ना मुश्किल होता है। दूर खड़े 5 शक्तिशाली योद्धाओं ने फड़कती आंखों से ये देखा। हम मौत के आदी हैं, युद्ध के मैदान के खून खराबे और कत्लेआम के आदी हैं। लेकिन यह पहली बार है जब हमने ऐसा दृश्य देखा है जहां एक ही स्तर के सैकड़ों विशेषज्ञों को एक सांस से भी कम समय में एक ही चाल में मार दिया गया। नहीं, 5 शक्तिशाली योद्धाओं के मुंह से एक करुण विलाप निकला। ये 100 से अधिक विश्वस्तर के योद्धा मंगोल्स के अत्यंत महत्वपूर्ण संभ्रांत एलीट्स हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि झंग यी को तारों भरे आकाश में मार दिया जाए। हमने कबीले की आधी संभ्रांत सेना को लामबंद किया था। 100 से अधिक बिशप, वो 100 से अधिक बिशप है। वे साधारण गोभी नहीं हैं। वे प्राचीन सभ्यताओं और जातियों के बीच मुख्य लड़ाकू बल हैं।
और कुछ का भविष्य तो आशाजनक है, जो नाइट के स्तर तक पहुंचने के लिए नियत है। लेकिन ये लोग 100 से अधिक शक्तिशाली लड़ाके झंगी द्वारा एक ही चाल में मारे गए। सब मारे गए। वे पागल हो रहे थे। उनका विलाप झंगी को सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन उनके मांस के नीचे उनके विकृत चेहरों को देखकर झंगी मोटे तौर पर अंदाजा लगा सकते थे कि वे क्या कह रहे थे। आयामी डोरी को सुलझाने डायमेंशनल स्ट्रिंग अनवाइंडिंग की शक्ति त्रिआयामी अंतरिक्ष पर कार्य करना है, जिससे आयाम ढह जाते हैं और संयोगवश आयामों के ऊपर मौजूद हर चीज कट जाती है। चाहे आप एक व्यक्ति को मारें या करोड़ों को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चाल अचानक हमलों को प्राथमिकता देती है और समान कौशल स्तर के विरोधियों के खिलाफ बेहद प्रभावी है, लेकिन कमजोर विरोधियों के खिलाफ ये अविश्वसनीय रूप से उपयोगी है। केओस, तुम मरने के लायक हो। तुम सच में मरने के लायक हो। तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें निश्चित रूप से मार दूंगा। क्रो हवा में मंडरा रहा था। उसके बर्फ सफेद दांत भिंचे हुए थे। वो एक पागल की तरह लग रहा था। उसकी आंखों में उपहास की चमक काफी हद तक गायब हो गई थी। केवल एक ठिठुरने वाला अंतहीन क्रोध और हत्या का इरादा बचा था। झंगी ने अपनी तलवार को हल्के से झटका। तलवार की धार पर खून का एक कतरा भी नहीं था। अभी का तलवार का प्रहार ऐसा लगा जैसे वो केवल हवा से टकराया हो। वे मुड़े और अपने पीछे रक्षात्मक बल क्षेत्र पर नजर डाली। रक्षात्मक बल क्षेत्र को उसकी अधिकतम क्षमता तक सक्रिय करें। उन्होंने शांति से कहा, युद्धपोत को लॉक करें और किसी को भी करीब आने से रोकें। ड्रीमर ने तुरंत जवाब दिया। रक्षात्मक बल क्षेत्र तुरंत दोगुना मोटा हो गया, जिसकी सतह पर काले पैटर्न चमक रहे थे, जिसने पूरे जहाज को पूरी तरह से सील कर दिया। हालांकि झंगी रक्षात्मक बल क्षेत्र के बाहर थे और उन्हें इन 5 लोगों से लड़ने पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना था। मैं महसूस कर सकता था कि 5 अपनी लड़ाई के बाद पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थे। 5 के खिलाफ एक होना कोई आसान काम नहीं है और झंगी अपने प्रतिद्वंद्वी को कम नहीं आंकेंगे। इसके अलावा ये क्रोध से भरे 5 प्रतिद्वंद्वी हैं, जिनकी लड़ने की भावना सीमा तक बढ़ गई है। ड्रीमर जहाज प्रतिद्वंद्वी पर प्रभावी हमला नहीं कर सकता। ये व्यक्तिगत रूप से किया जाना चाहिए। सभ्यता के विकास के अंतिम चरण में अस्तित्व का उच्चतम स्तर निस्संदेह परलौकिक प्राणी अदरवर्ल्डली बीइंग होगा, जो युद्धों के परिणाम तय करने की कुंजी है। लू केरन ने नियंत्रण लीवर, कंट्रोल लीवर को पकड़ लिया। उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गई। वो जानती थी कि इसका क्या मतलब है। उन्होंने डेटा देखा, फिर डेक पर मौजूद आकृति की ओर ऊपर देखा। भाई झंगी, आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? उन्होंने कुछ बुदबुदाया। फैटी इक्शु आश्चर्य के भाव के साथ पोर्थोल के सहारे झुक गया। बॉस, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम बस मुड़कर भाग सकते हैं। क्या हम सब बर्बाद नहीं हो जाएंगे? कष्ट क्यों करना? अंकल यू ने अपना सिर हिलाया। चुन ले, क्या तुम झंगी की मदद नहीं करने जा रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम 5 नाइट स्तर के सुपरह्यूमन्स के संसाधनों को बर्बाद होने देना चाहोगे? फैटी इक्शु ने अपनी आंखें झपकाई, फिर अचानक अपना माथा थपथपाया। हमेशा की तरह लाओ डा भोजन का एक दाना भी बर्बाद नहीं करते। झंगी पीछे नहीं मुड़े। एक ही कदम के साथ उन्होंने सुरक्षात्मक बल क्षेत्र छोड़ दिया और ब्रह्मांड की गहराई में प्रवेश किया। उसी पल उनके शरीर पर तैक्सू बाथरोब धीरे धीरे फैल गया। सफेद सम्राट का युद्ध कवच गहरे बैंगनी रंग की महीन जाली से ढका हुआ लग रहा था। उस पारभासी कपड़े के किनारों पर नेदरवर्ल्ड जैसे पैटर्न दिखाई दे रहे थे, जैसे किसी रसातल में अनगिनत छोटे प्रतीक तैर रहे हों और डूब रहे हों। चूंकि तुम मेरी जान चाहते हो, रक्षात्मक बल क्षेत्र के बाहर खड़े होकर 5 शक्तिशाली योद्धाओं का सामना करते हुए वे शांति से बोले, तो मैं तुम्हें वो मौका दूंगा। आओ, चलो एक अच्छी लड़ाई लड़ते हैं और देखते हैं कि क्या तुम्हारे पास क्षमता है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, बाउंडलेस रियल्म सक्रिय हो गया।
पहले 100 से अधिक विश्व स्तर के सुपरमेन्स के स्रोत सोर्स को अपनी ओर खींचा और फिर शांति से उन्हें सुपर ह्यूमन स्पेस में रख दिया। इस दृश्य को देखने वाले 5 शक्तिशाली योद्धाओं की आंखें लगभग खून उगल रही थी। जल्दी क्या है, तुम्हें मारने के बाद ये सभी चीजें फिर भी हमारी ही होंगी। चैप्टर 2693 1 अगेंस्ट 5 1। सेलेस्टियल क्लैन के उस ताकतवर योद्धा के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसके पीछे अचानक रोशनी के पंख विंग्स ऑफ लाइट फैल गए, जिससे अंतरिक्ष में उसका ऑरा एक नए लेवल पर पहुंच गया। तुम्हें लगता है कि डिफेंसिव बैरियर से बाहर निकलकर तुम अकेले हम 5 को हरा दोगे? करो ने ठंडी मुस्कान के साथ अपने होठों को चाटा। तुम्हारे पास हिम्मत तो है, बस अफसोस इस बात का है कि तुम बहुत बेवकूफ हो। गुशान ने अपनी मुट्ठी जोर से भींची। उसका काला ड्राइव आर्मोर उसके शरीर के चारों ओर पूरी तरह बंद हो गया, जो किसी चलते फिरते तोपखाने मोबाइल टरेट जैसा लग रहा था। कितना घमंडी है, देखते हैं तुम कब तक टिक पाते हो। नौकावैन की सुनहरी पुतलियां प्यूपिल्स धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। वो झंग यी को ऐसे घूर रहा था जैसे वो सोच रहा हो कि कला के इस बेहद जटिल नमूने को कहां से काटना शुरू करे। अमानोमी नो नाका नो कमी ने अपनी आंखें झुका ली। उसके चेहरे के भाव अभी भी कोमल दिख रहे थे, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो उसकी पुतलियों के अंदर की काली रोशनी को अब और दबाया नहीं जा सकता था। 5 लोग अंतरिक्ष में अलग अलग दिशाओं में फैल गए। उनके बीच की दूरी रैंडम लग रही थी, लेकिन असल में उन्होंने एक शिकार का घेरा हंटिंग सर्कल बना लिया था। झंग यी चाहे जिस भी दिशा में जाए, वे तुरंत चारों तरफ से हमला क्रॉसफायर कर देंगे, जिससे सबसे भयानक नुकसान होगा। हमला करो। कॉन्ग ने सबसे पहले अपना सिर उठाया। अगले ही पल उन 5 ने एक साथ अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। करों के दांतों से कड़कड़ाने की आवाज आई जैसे वो हड्डियां चबा रहा हो, और फिर उसने अचानक झंग यी की दिशा में एक बड़ा काट बाइट लिया। अगले ही पल करों के सामने का स्पेस चकनाचूर हो गया। स्पेस के पारदर्शी टुकड़े कांच की तरह टूट गए और एक तूफान के बीच उसके सामने फिर से जुड़ गए। हर टुकड़े के किनारे डरावने रूप से धारदार थे, जैसे उन्हें छूने से रूह भी कट जाए। शैटरिंग वेव, उसने अपने दांत पीसते हुए कहा। अंतरिक्ष में स्पेस के अनगिनत टुकड़े फैल गए, जो एक मूसलाधार बारिश की तरह झंग यी की ओर बढ़े। हर टुकड़े में स्पेस के बचाव को तोड़ने वाली खूबी थी। अगर झंग यी का सामना उस समय ऐसी शक्ति से हुआ होता तो उसे सच में सिर दर्द हो जाता। साधारण स्पेशल बैरियर्स इस तरह के हमले के सामने एक पतली झिल्ली फिल्म की तरह होते हैं और उन्हें आसानी से छेदा जा सकता है। उसी समय आयरनक्लैड क्लैन के गुशन ने अपना दाहिना हाथ उठाया। उसके हाथ पर लगे काले ड्राइव आर्मोर के अलॉय रिंग्स खुल गए। तोप कैनन की नली के अंदर ऊर्जा तेजी से जमा होने लगी, जिससे एक फैलता हुआ गहरे लाल रंग का एनर्जी बॉल बन गया। दी ग्रेट री इनकारनेशन कैनन, उसने भारी आवाज में कहा। बूम! तोप की नलियां अचानक चमक उठीं। गहरे लाल रंग की एनर्जी बॉल को उसकी सीमा तक दबाया गया और फिर एक विशाल सूरज की तरह वो अविश्वसनीय गति से सीधे झंग यी की ओर बढ़ी। ये सिर्फ एक साधारण धमाका नहीं था, बल्कि भारी विरूपण, डिस्टॉर्शन और प्रभाव इंपैक्ट का एक मिला-जुला हमला था। अगर आप इससे सीधे टकरा गए तो ग्रह प्लैनेट की ऊपरी परत भी उखड़ जाए। केओस, तुम अपने पापों की कीमत चुकाओगे, मरो। सेलेस्टियल क्लैन के कॉन्ग ने अपनी बाहें फैला दी। उसे केंद्र मानकर खाली अंतरिक्ष अचानक हिंसक हो गया। पदार्थ का स्थिर प्रवाह अशांत होने लगा और ब्रह्मांडीय विकिरण तूफान कॉस्मिक रेडिएशन स्टॉर्म उसकी ओर खिंचा चला आया। उसके सिर के ऊपर एक ऊर्जा का तूफान घूमने लगा, जो गुस्से में भरे ब्रह्मांडीय सांपों की तरह लग रहा था। कॉस्मिक स्टॉर्म, वो तूफान उसके नियंत्रण से बाहर निकलकर झंग यी की ओर बढ़ा।
रास्ते में आने वाला सारा मलबा और टुकड़े चिथड़े चिथड़े हो गए। यहां तक कि उस तूफान में रोशनी भी मुड़ी हुई लग रही थी, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे बेरहमी से गूंथ दिया हो। जब बाकी लोग हमला कर रहे थे, नो चवेंग भी शांत नहीं था। उसकी सुनहरी पुतलियां अचानक चमक उठीं। द हेवेंस रिवॉल्व। उसकी सुनहरी पुतलियों में एक अदृश्य लहर, रिपल, चुपचाप फैल गई। वो लहरें घेरों और परतों में फैलती गई और झंग यी के पास पहुंचकर उसे सुनहरी रिंग्स की तरह घेर लिया। ये शरीर पर किया गया हमला नहीं था, बल्कि स्थिति, स्टेट को सीधे बिगाड़ने, डिस्टॉर्शन का तरीका था। नियमों, रूल्स के स्तर की इस तरह की शक्ति का सामना करना तैक्सू युक्ता के लिए भी मुश्किल है। झंग यी की क्षमताओं और मल्टी डायमेंशनल खूबियों को सूक्ष्म रूप से कम, डाउन प्ले कर दिया गया। हालांकि उन पांचों सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों के बीच का संपर्क और मजबूत हो गया। इसके तुरंत बाद नौचाविन ने बिना किसी देरी के अपनी दूसरी स्किल चालू कर दी। द व्हील ऑफ टाइम टर्न्स। उसकी पुतलियों की गहराई में एक धीरे धीरे घूमने वाला गियर दिखाई दिया। वो गियर शुद्ध रोशनी का बना था, फिर भी उसमें समय बीतने का एहसास था। अगले ही सेकंड उसकी आंख से एक गियर के आकार का एनर्जी ब्लेड निकला, जो खामोशी से अंतरिक्ष को चीरता हुआ बढ़ा। उसकी गति तेज नहीं थी, लेकिन वो अजीब तरह से सभी बाधाओं को नजरअंदाज करते हुए सीधे झंग यी के दिल की ओर गया। दूसरी ओर एम्नोमाइमिन कानुशी ने हाथ उठाया। राशोमोन। उसके पीछे का ब्रह्मांड परतों में खुलने लगा, जैसे एक पल में 9 मंजिला गेट हाउस प्रकट हो गया हो। शून्य, वॉइड से एक के बाद एक दरवाजे निकले। हर दरवाजे पर रस्सी के घने पैटर्न थे जो धीरे धीरे घूम रहे थे। ये दरवाजे सीधे हमला नहीं करते, बल्कि झंग यी के चारों ओर जमा होकर उसके भागने का रास्ता पूरी तरह बंद कर देते हैं। फेंगजुए। फिर उसने दूसरा हाथ उठाया। दूर अंतरिक्ष की गहराइयों से 9 विशाल टोरी गेट्स धीरे धीरे नीचे आए, जैसे मनाही, टैबूज को दर्शाने वाले 9 खंभे हों। उन्होंने झंग यी के चारों ओर एक अजीब घेरा बना लिया, जिससे स्पेस सील हो गया और दबाव, ऑपरेशन का एहसास होने लगा। पांचों लोग एक साथ हमला करते हैं। स्पेस के टुकड़े हर दिशा से कटकर आ रहे थे। विशाल तोप सामने से सब कुछ कुचल रही थी। ऊपर की दिशा से एक कॉस्मिक स्टॉर्म बढ़ रहा था। समय के चक्र, व्हील ऑफ टाइम ने समय और कार्य कारण, कॉज एंड इफेक्ट की दरारों के बीच एक घातक कोण ढूंढ लिया था। राशोमोन और सीलिंग एक अदृश्य पिंजरे की तरह थे, जो उस जगह को एक छोटे से इलाके में कैद करने की कोशिश कर रहे थे। अगर यह सब हमला किसी भी सभ्यता के मुख्य देवता, मेन गॉड, को लगता, तो ये उसे उसके सिंहासन से नीचे गिराने और सिंहासन के साथ साथ उसे भी टुकड़ों में तोड़ने के लिए काफी होता। मुलाकात होते ही उन पांचों शक्तिशाली योद्धाओं ने अपने घातक हमले शुरू कर दिए। कोई जांच परख, प्रोबिंग नहीं की गई। वे झंग यी की क्षमताओं को बहुत अच्छी तरह जानते थे, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से एक बात साबित हो गई। वे झंग यी को यहां पूरी निश्चितता के साथ मारने की योजना बहुत लंबे समय से बना रहे थे। बस अफसोस एक बात का है, जिस झंग यी को वे इतनी अच्छी तरह जानते थे, वो 5 साल पहले वाला था। झंग यी ने एक ठंडी सांस ली। इस पल तैक्सू बाथरोब पूरी तरह फैल चुका था। गहरे बैंगनी रंग की जाली, गॉस की वो परत, जो पाताललोक, अंडरवर्ल्ड की धीरे धीरे घूमती हुई छाया थी, उसने उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना लिया। वो सुरक्षा कवच बहुत पतला लग रहा था, यहां तक कि सपने में दिखने वाली रोशनी की जाली से भी ज्यादा हल्का। फिर भी उसने लोगों को एक अथाह गहराई, अनफैथोमेबल डेप्थ का एहसास कराया। सबसे पहले स्पेस की लहरें, शैटर्ड स्पेस वेव, पहुंची। स्पेस के उन अनगिनत टुकड़ों ने तैक्सू बाथरोब के संपर्क में आने पर कोई चीरने वाली आवाज नहीं की। वे बस थोड़ा सा रुके। फिर स्पेस को फाड़ देने वाले वे नुकीले टुकड़े,
जैसे किसी गहरी खाई में पिघल गए हों और धीरे धीरे गायब हो गए। ये वैसा ही था जैसे स्याह काले समुद्र के पानी में चाकू की धार गिर जाए। वो एक लहर तक पैदा नहीं कर सका। उसके तुरंत बाद ग्रेट रीइंकार्नेशन कैनन का हमला हुआ। गहरे लाल रंग का वो मोटा एनर्जी पिलर तैक्सू बाथरोब की सतह से टकराया। अंतरिक्ष की गहराइयों से एक अंधा कर देने वाली लाल रोशनी चमकी। उस पल, बहुत दूर होने के बावजूद, ड्रीमर के योद्धाओं को लगा कि उनके सेंसर उस रोशनी से अंधे हो गए हैं। उस चमक के नीचे झंगी के चारों ओर का तैक्सू बाथरोब केवल थोड़ा सा अंदर धंसा और फिर भौतिक विज्ञान के नियमों के खिलाफ जाकर उस ऊर्जा को धीरे धीरे निगल लिया। वहां कोई कंपन, अर्थक्वेक नहीं हुआ, कोई झटका, शॉकवेव महसूस नहीं हुआ। वो शक्ति जो किसी उल्कापिंड, मीटियोर के चिथड़े उड़ाने के लिए काफी थी, उसे पाताल लोक, नेदरवर्ल्ड के उस पर्दे ने धीरे धीरे निगल लिया। क्या ये कैसे हो सकता है? गुशन और करो की पुतलियां बुरी तरह सिकुड़ गई। वे जो देख रहे थे उस पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। वे जिस झंगी को जानते थे, जिसकी क्षमता ब्रह्मांड की सभी चीजें, ऑल थिंग्स इन द यूनिवर्स थी, उसके पास निश्चित रूप से इतना मजबूत बचाव, डिफेंस नहीं था। उस समय करो की शैटरिंग वेव ने डायमेंशनल गेट के लिए बड़ा खतरा पैदा किया होगा। वे आज वही चालें क्यों नहीं अपना रहे? चैप्टर 2694 1 अगेंस्ट 5-2। ऊपर से एक कॉस्मिक स्टॉर्म नीचे की ओर टकराया। उसमें बड़ी मात्रा में रेडिएशन, डार्क एनर्जी और अन्य अराजक बहाव, क्योटिक फ्लोस मौजूद थे। ये नारा सेलेस्टियल्स के सबसे शक्तिशाली डोमेन कंट्रोल स्किल्स में से एक था। उन्होंने एक बार इस तकनीक का इस्तेमाल मिंग के पूरे साम्राज्य को पूरी तरह से तबाह करने के लिए किया था। तूफान तैक्सू बाथरोब की बाहरी परत से टकराया। इसकी ताकत वाकई हैरान करने वाली थी। लेकिन जब वो तैक्सू बाथरोब की काल्पनिक झिल्ली, मेम्ब्रेन के संपर्क में आया, तो ऐसा लगा जैसे उसे किसी उच्च आयामी दीवार, हायर डायमेंशनल वॉल ने रोक दिया हो। तूफान की आंख पागलों की तरह घूमने लगी और कॉस्मिक स्टॉर्म उस अदृश्य झिल्ली को फाड़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन यह झिल्ली अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई, बस धीरे धीरे दबाव, कॉम्प्रेस बनाती रही, जिससे तूफान की संरचना और भी बिगड़ती गई। अंत में वो निचोड़े हुए कपड़े की तरह एक गोले में सिमट गया और गायब हो गया। कॉन्ग की पुतलियां धीरे धीरे फैल गई। मेरा हमला तुम्हारे बचाव को थोड़ा सा भी नहीं हिला सका। पिछले कुछ सालों की मेरी सारी मेहनत का क्या मतलब रहा? जब वो सन्न था, तभी गुचौन ने व्हील ऑफ टाइम को सक्रिय किया और गियर ब्लेड खामोशी से झंग यी की ओर बढ़ गया। इसने सामने के सभी बचावों को बाईपास कर दिया और किनारे से एक असुरक्षित कोण से करीब आया। गियर ब्लेड का अपना कोई भौतिक प्रभाव नहीं होता। इसका असली डर इसकी बचाव को नजरअंदाज करने की क्षमता में है। गुचावे की समझ में, चाहे आप किसी भी तरह का कवच पहने, जब तक वो समय से प्रभावित है, आप इस ब्लेड से नहीं बच सकते। जैसे ही गियर के आकार का एनर्जी ब्लेड झंग यी के सीने को छूने ही वाला था, तैक्सू बाथरोब पर बना एक पैटर्न हल्का सा चमका। वे नेदरवर्ल्ड, पाताल लोक के कोऑर्डिनेट सिंबल्स थे। अगले ही पल गियर ब्लेड अचानक मुड़ गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने दूसरे आयाम, डायमेंशन से हाथ बढ़ाकर उसे लापरवाही से रास्ते से हटा दिया हो। वो झंग यी के पास से गुजर गया, अपने साथ काली रोशनी की एक लहर ले गया। वे समय के टुकड़े थे जिन्हें नेदरवर्ल्ड से खींचा गया था। तुम्हें लगता है तुम मेरे साथ खेल खेल सकते हो? झंग यी शांत लहजे में बोला। मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन तुमने अब तक जो कुछ भी किया है वो सब मेरी नजरों में है। जहां तक राशोमोन और गेट की सीलिंग का सवाल है, 9 मंजिला गेट टावरों ने उसे घेर लिया था, जो लगभग बंद हो चुके थे। ब्रह्मांड के आसमान से 9 टोरी गेट्स भारी दबाव के साथ नीचे गिरे, जैसे इस जगह को जमीन में गाड़ देना चाहते हों। झंग यी पहाड़ की तरह अडिग रहा। उसने चुनौती का सीधे सामना करना नहीं चुना।
उसने अंतरिक्ष की गहराइयों में बस एक हल्का कदम रखा। वो कदम कोई बहुत बड़ी छलांग नहीं लग रही थी। जैसे ही रियल्म ऑफ फॉर्मलेसनेस, वक्सियंग रियल्म, खुलता है, उसके और उसके आसपास के सभी पदार्थों के बीच की दूरी फिर से परिभाषित हो जाती है। उन शक्तिशाली योद्धाओं की नजरों में उसने केवल एक छोटा कदम लिया था। हालांकि वक्सियंग रियल्म में वो पहले ही 9 टोरी गेट्स के बीच की स्थिति से निकलकर 2 द्वारों के बीच के गैप में पहुंच चुका था। इससे पहले कि राशोमोन की नाकाबंदी पूरी तरह बंद हो पाती, वो उस महत्वपूर्ण बिंदु से बाहर खड़ा था। टोरी गेट नीचे गिरे और अंतरिक्ष के उस खाली क्षेत्र में खुद को मजबूती से जमा लिया। सील करने वाली ताकत ने उस शून्य पर दबाव डाला, लेकिन अंदर कुछ नहीं मिला। शक्तिशाली योद्धाओं के पहले संयुक्त हमले को तैक्सु युक्ता और वक्सियंग रियल्म ने आसानी से बेकार कर दिया। वहां कोई जमीन हिला देने वाला कंपन नहीं हुआ, कोई भीषण खींचतान नहीं हुई। उनके घूसों का पूरा मेल ऐसा लगा जैसे रुई कॉटन पर लगा हो, जो अंत में खामोशी से बिखर गया। टियान के चेहरे के भाव सबसे पहले बदले। उसके फैले हुए रोशनी के पंख हल्के से कांपने लगे। ये बचाव इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? असंभव। मैंने 3 साल पहले की लड़ाई में इसके कई रूपों का अनुभव किया था, और ये इतना मजबूत बिल्कुल नहीं था। वो कुछ बड़बड़ाया, उसकी आवाज थोड़ी सूखी हुई थी। ये आदमी 3 साल में फिर से मुसीबत बन गया है। स्पेस एनर्जी की उसकी समझ उस समय के मुकाबले कहीं आगे निकल गई है, और उसने नई ऊर्जा पर महारत हासिल कर ली है। गुशन का लहजा बेहद गंभीर था, और उसने अपने कवच के अंदर एक गहरी सांस ली। उसे अपने दिल की धड़कन की आवाज से सीने में हल्का दर्द महसूस हुआ। अपने अनुभव के आधार पर उसे लंबे समय से ऐसा कोई नहीं मिला था जो उसके ग्रेट रीइंकार्नेशन कैनन को झेल सके। ये तो दूर की बात है कि उसका पूरा हमला झेलने के बाद एक चिंगारी तक नहीं दिखी। एक शुद्ध बर्स्ट डैमेज देने वाले योद्धा के रूप में वो झंग यी के हाथों बेअसर काउंटर्ड हो गया था। अगर वे आमने सामने लड़ते तो उसकी हार निश्चित थी। इसलिए उसकी वर्तमान स्थिति सबसे खराब थी। क्रोबा का चेहरा भी काला पड़ गया। उसकी निगाहें तैक्सु बाथरोब पर मौजूद रोशनी के हल्के पर्दे पर टिकी थी। स्पेस आधारित हमले अक्सर अन्य बचाव के तरीकों की तुलना में कम प्रभावी होते हैं, क्योंकि स्पेस खुद ही सबसे अच्छा रास्ता है। हालांकि झंग यी पर वे शैटरिंग वेव्स स्पेस के किनारे को छू तक नहीं सकी। गुचावे की सुनहरी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गई। उसका बचाव अब भौतिक आयाम मटीरियल डायमेंशन में नहीं है। उसने धीमी आवाज में कहा, उस बैटल सूट के पीछे एक उच्च स्तरीय कोऑर्डिनेट, हाई लेवल कोऑर्डिनेट छिपा है। इस टाइटन ने कुछ अलग देखा था, लेकिन वो अभी तक इनर यूनिवर्स यानी नेदरवर्ल्ड के अस्तित्व को नहीं समझ सका था। वो कोई दूसरा ब्रह्मांड नहीं है, बल्कि इसी ब्रह्मांड का असली सार, एसेंस है। अमानोमी नो नाका नो कमी ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उसने 9 टोरी गेट्स द्वारा सील किए गए उस इलाके को देखा, जो पूरी तरह खाली था, और उसके होंठों से मुस्कान पूरी तरह गायब हो गई। हमने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, फिर भी हम उसे नहीं मार सके। उसने आखिरी वाक्य नहीं कहा। अगर वे झंग यी को नहीं मार सकते, तो मरने वाले निश्चित रूप से वे ही होंगे। उनका इरादा झंग यी को अंतरिक्ष में लालच देकर लाने का था, ताकि उसका भागने का रास्ता काटा जा सके। क्योंकि हर कोई जानता है कि केओस, जिसके पास अंतिम बचाव है, भागने में सबसे माहिर है। सुनसान ब्रह्मांड में अगर कोई भाग भी जाए, तो ऑक्सीजन और रसद की कमी के कारण अंततः उसकी मौत हो जाएगी। यहां तक कि एक नाइट लेवल का योद्धा भी इस किस्मत से नहीं बच सकता। लेकिन उनकी तमाम सावधानी भरी योजना के बावजूद जो हताशा भरी स्थिति उन्होंने झंग यी के लिए तैयार की थी, वो अंततः उनका अपना काल बन गई। वहां मौजूद लोग अब उस भयानक अंत की कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। अमानोमी ने अपनी मुट्ठियां भींची, जिससे कड़कड़ाने की आवाज आई। अब
उनके पास केवल मरने मारने, फाइट टू द डेथ का विकल्प बचा है, क्योंकि अगर वे नहीं लड़े तो भी उनका मरना तय है। क्या तुम सबने पिछले कुछ सालों में खुद को कुछ ज्यादा ही समझ लिया है? झंग यी ने अपना सिर उठाया। उसने उनकी ओर देखा। तलवार पकड़े हुए उसका हाथ ढीला था और उसकी मुस्कान मजाक से भरी थी। क्या तुम्हें लगता है कि करोड़ों सालों तक पाताल की दुनिया, अंडरग्राउंड वर्ल्ड में छिपकर रहने के बाद बाहर आकर तुम अब भी वहां के शासक बन सकते हो? तुम सब बूढ़े हो चुके हो। तुम्हें खत्म हो जाना चाहिए। याद रखो, भले ही आधुनिक लोगों का विकास कम समय का हो, लेकिन वे अभी अपने शिखर पर हैं। पर तुम डूबते हुए सूरज की तरह हो, अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हो। झंग यी ने उन पर मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। क्रोबा ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो रहे हो। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, उसकी आकृति धुंधली हो गई और वो उस जगह से गायब हो गया। इंस्टेंट फ्लैश, तुरंत चमक। वो 3 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है। अनगिनत युद्ध के मैदानों पर यह स्किल लगभग अजेय है। वो बहुत कम समय में दूरी कम कर सकता है और दुश्मन के चारों ओर स्पेस के टुकड़ों का मीट ग्राइंडर बना सकता है। वो झंग यी के पीछे टेलीपोर्ट हुआ। उस पल वो झंग यी के बैटल सूट के पीछे ऊर्जा के प्रवाह के पैटर्न को भी देख सकता था। अगर ये हमला सफल होता है तो भले ही ये झंग यी को न मारे, लेकिन ये उसकी लय, रिदम को बिगाड़ देगा। दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।